हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाला में। आज ये हमारी लक्ष्य वेब सीरीज के दूसरा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में खटक रही है, वो ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ YouTube चैनल पे यार, देख रहा था कि शास्त्रीय नृत्य जो कि सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे, लेकिन सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे कवर किया जा रहा है, वो भी स्टैटिक जीके के नाम पे। समझ रहे हो आप? स्टैटिक जीके मतलब क्या, किसी को पता नहीं। स्टैटिक जीके और जीएस में, जनरल स्टडीज में और जनरल नॉलेज में कितना डिफरेंस है, आप समझ रहे हो? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हर कोई ये पढ़ा होगा, कब, कहा, क्यों, कैसे। ठीक है, बहुत इजी और बहुत अच्छा डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कब, कहां, क्यों, कैसे, इतना समझ आता है ना। कब क्या है, कहां क्या है, क्यों क्या है, कैसे क्या है, ये आपको सबको समझ आता है। ठीक है, कब और कहां, कब और कहां ये जो है, ये हमारा है स्टैटिक जीके। मतलब ये है जीके, जनरल नॉलेज। मतलब कब क्या हुआ, कहां हुआ, पानीपत का युद्ध कहां हुआ, कब हुआ, ये एग्जांपल क्या है, ये स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है भाई। एक्चुअल में उसको बहुत ज्यादा आप हिस्ट्री उसके पढ़ने जाओगे, अगर फिर आप आ जाते हो पानीपत का क्यों युद्ध हुआ, पानीपत में ही क्यों हुआ, अगर इस पे जाओगे, ये होता है हमारा जनरल स्टडीज। ठीक है, इसको बोलते हैं जीएस भाई, और ये होता है स्टैटिक जीके। ठीक है, तो यार प्लीज इन सारी चीजों पे मत भागो, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं। आप सब खुद सोचो यार, सिर्फ थोड़ी सी चीजों को पढ़ने के लिए, सिर्फ क्लासिकल डांस जो कि सिर्फ आर्ट है, इतने को पढ़ने के लिए हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो देख रहे हैं। भाई ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को मैं देख रहा हूं कि करना क्या चाह रहे हैं भाई, उनको घंटे पूरे करने होंगे। उनको ये रहता होगा कि नहीं, मैं 1 घंटे तक मुझे क्लास लेनी है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे भी होंगे वो, उनको ये रहता होगा कि नहीं 1 घंटे आपको क्लास लेनी ही लेनी है। मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं भाई, सबसे कम टाइम में यहाँ पे आपके इस प्लेटफॉर्म पे जो मिलेगा ना, वो सबसे कम टाइम में, सबसे कम टाइम में और सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन सारी चीजों के पीछे मत भागो, आप सिर्फ इतना समझ लो, जहां पे आपको सिर्फ ये मिल रहा है ना, कब और कहां, वो समझ लो स्टैटिक जीके है। और आप उससे डिटेल यार, आपको ग्रुप डे में ये पूछेगा क्यों और कैसे, ये पूछेगा नहीं, पूछेगा ना भाई। आपको पता, अगर वो ये बोल रखा है कि हमको क्लास 10th लेवल के एग्जाम लेना है, ग्रुप डी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर कोई क्लास 10th, मैक्सिमम 12th, 12th भी नहीं जाता यार, क्लास 10th मतलब खत्म होता है एनसीईआरटी बेस पे। एनसीईआरटी बेस पे क्लास 10th का लेके एग्जाम, वनडे एग्जाम सारे खत्म होते हैं भाई। तो यार हमको क्यों और कैसे में घुसने की क्या जरूरत पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि हमको 1 घंटे पूरे करने हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा गया? नहीं ना। लेकिन आपके 1 घंटे के चक्कर में कितने लड़कों के पीछे कितना टाइम खराब होता है। सिर्फ सोचो, छोटे से टॉपिक के लिए भाई एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लगाए जा रहे हैं। क्या मतलब, एक बेसिक सी चीज को अगर हम मान लेते हैं कि ये देख रहे हैं कि कितने क्लासिकल डांस है, ठीक है, अगर क्लासिकल डांस देख लिया, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि उनके प्रमुख कलाकार, भाई प्रमुख कलाकार 10 20 50 हो सकते हैं यार। किसी एक गेम का एक ही खिलाड़ी नहीं होता ना, वो भी एक गेम है, वो भी एक आर्ट है। बहुत सारे आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक तो नहीं होंगे ना। तो सबके डिटेल पढ़ना जरूरी है हमको, कब उन पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उसके बाद क्या किए, क्यों किए, उससे हमको क्या लेना देना भाई। एग्जाम क्या पूछ रहा है वो पढ़ना है यार, हद हो गई है। तो भाई यहां से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। हमको कोई घंटे पूरे नहीं करने, नहीं 1 घंटे हमको क्लास लेनी ही लेनी है, नहीं तो हमको पीछे से कोई बोलने वाला है। अगर भाई आपको सच में आपको कंटेंट लेना है, वाकई पढ़ना है कि आपको टॉपिक क्लियर होने चाहिए, आपको जो चाहिए वो अगर चाहिए सच में, तो आप अपने इस YouTube चैनल को फॉलो करो और आराम से टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा भाई, डेली कंप्लीट करूंगा आपको बिना टाइम खराब किए। वही जो आप डेढ़ डेढ़ घंटे में, आप जाके देखना, एक बार देख लेना कि वही जो टॉपिक आप डेढ़ डेढ़ घंटे में आप पढ़ रहे होगे, उसको अभी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे भाई, और एक्चुअल में वो रहेगा। अब इससे पढ़ने के बाद मैं चैलेंज करता हूं किसी एक वनडे एग्जाम को, आप जहां पे अगर क्वेश्चन आता है क्लासिकल डांस से और इस हमारे वीडियो से नहीं आता है, लेकिन भाई जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको लगता है कि 1 घंटे की चीजों को इतने सारे फैक्ट, इतने सारे फैक्ट, कब कहां क्यों कैसे में पूरा सब कुछ पढ़ के आपको लगता है कि हो जाएगा, सारे याद रख पाओगे?
ऐसा तो नहीं यार सिर्फ क्लासिकल डांस ही हमको पढ़ना है, फिर तो भाई ले जाओ नाट्य शास्त्र खरीद के ला लो, पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। अगर इतना ही डेप्थ में जाना है तो ये पढ़ो ना, इसको खरीद के ला लो। अब मैं बता देता हूँ नाट्य शास्त्र क्या है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन भाई इन सारी चीजों का ध्यान रखो। और मेरी सारी ट्रिक टीचर से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप स्टैटिक जीके के नाम पे जीएस पढ़ा रहे हो तो प्लीज ये बंद कर दो। बच्चों के करियर से खिलवाड़ मत करो भाई, क्योंकि आपके 1 घंटे के चक्कर में, आपके सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में, पता नहीं अगर लाख लोग देख रहे हैं, 2 लाख 4 लाख लोग भी देख रहे हैं, सोचो कितने बच्चों के साथ आप खेल रहे हो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम देखते हैं क्लासिकल डांस की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम हिस्ट्री बता देते हैं आपको, थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री बताएंगे यार। अब फिर उसमें ये नहीं घुसूंगा कि नहीं नहीं कब कहां क्यों कैसे में, बस हाँ कब कहां में ध्यान रखेंगे, क्यों और कैसे पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सिर्फ वही बात मैं करने वाला हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई, कैसे हुई आप देख लीजिए। पहले तो इसका ये है नाट्य शास्त्र, ये एक शास्त्र है जो एक शास्त्र है जो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर लेना भाई। सबसे चीज मैं वही बोलूंगा जो सच में इंपॉर्टेंट है भाई। हमको व्यूज पूरे करने की जरूरत नहीं है, टाइम पूरा करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे टाइम पीरियड, 1.5 घंटे क्लास लेनी हमारी, एक के बाद 1 घंटे के बाद ही कोई दूसरी बैच अरे भाई आपको 1 घंटे कंप्लीट ही करने हैं ना, तो 1 घंटे में दूसरा 2 टॉपिक पढ़ा दो यार, बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हो। तो भाई नाट्य शास्त्र को लिखने वाले हमारे भरत मुनि जी है, इन्होंने इसको लिखा है। इसको हम बोलते हैं पांचवा वेद भी बोला जाता है ये। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, उन सबको मिला के ये पांचवा वेद बनाया, इसको पांचवा वेद बोला जाता है, ये नाट्य शास्त्र बना है। अगर इसकी हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, चलो उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है आपको, प्राचीनतम इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं आपको, साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलते हैं भीमबेटका की गुफा से। पहला, भीमबेटका की गुफा से, वही समझ रहे हो, ये इसको पांचवा वेद क्यों बोला गया। इसके जो साक्ष्य भी मिल रहे हैं ना, वो भीमबेटका की गुफा से मिल रहे हैं, और मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हड़प्पा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा में जो नटराज की मूर्ति मिली हुई है, नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, डांस करते हुए एक मूर्ति मिली हुई है, उससे इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और अगर अब हम इसके आगे बात करते हैं एक एक करके, ये समझ आ गया उत्पत्ति, नाट्य शास्त्र लिखा गया है जो कि भारत मुनि के द्वारा, इसको पांचवा वेद भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले भीमबेटका से, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। ठीक है, वो भी नटराज की जो मूर्ति मिली है डांस करते हुए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, उससे ये होता है कि हाँ इसके वो साक्ष्य माने जा सकते हैं क्लासिकल डांस के। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुल कितने क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, टोटल टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और कुछ कुछ जगह पर बोला जाता है 9 क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ये क्यों, इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको मैं बता दूं आपको। भारतीय संगीत अकादमी,
भारतीय संगीत के अकादमी के द्वारा जो है वो बोला जाता है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये 9 शास्त्रीय नृत्य है ये हमारा बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ, इसको लिख, मिनिस्ट्री ऑफ क्लासिकल। आठ भारतीय आठ संगीत भारतीय संगीत अकादमी के द्वारा बोला जाता है कि टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नौवां हमारा जो है 9 बोला जाता है कि 9 सांस्कृतिक नृत्य जो है हमारे क्लासिकल डांस, वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारा इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये हो रही है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सीधी सीधी बात ये है कि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको सीधे बोलना है कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही माना जाएगा कि आपके कितने शास्त्रीय नृत्य है, वो भी भारतीय संगीत अकादमी के द्वारा जो वेरीफाइड है उसको बोला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किसका कौन से राज्य से संबंध है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट है उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टोटल भाई 8 हमारे लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 8 लोक नृत्य हैं। ओ शास्त्रीय, सॉरी, बार बार लोक नृत्य आ रहा है क्योंकि पिछली क्लास में हमारे लोक नृत्य हम पढ़े थे। और टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे क्लासिकल डांस है। अगर देखेंगे एक एक करके तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम और सत्रिया, ठीक है। टोटल 8 है। तो उसमें से एक पहला हम पढ़ते हैं भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम के बारे में अगर हम देख ले तो इसके भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार जैसे रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो उनके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। और ये रुक्मिणी देवी जी आती है हमारी तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु तमिलनाडु से पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में, 1956 में, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी ये भी तमिलनाडु से आती हैं, जो कि तमिलनाडु का ही है, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य हमारा क्लासिकल डांस तमिलनाडु का ही है। तो कुछ जो मोस्टली मैं देख पा रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट हमारे कलाकार हैं वो तमिलनाडु से ही है, जैसे कि रुक्मिणी देवी जी, इनको पद्म भूषण 1956 में मिला। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, इनको पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में मिला। आप देख पा रहे हैं ये भी तमिलनाडु से ही है। और फिर सोनल मानसिंह जी ये आती हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, मतलब मुंबई से, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2003 में। और बाला सरस्वती जी आती है, ये भी तमिलनाडु से है, ठीक है। इनको पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1997 में, ठीक है। तो अभी एक बार इसको हम रिवीजन करते हैं। क्या भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसमें पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, इनको याद रखना भाई। पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। यामिनी कृष्णमूर्ति जी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको तीनों मिला है, तो इनको भी ध्यान में रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तीनों मिले हुए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री मिला 1968, पद्म विभूषण 2001, पद्म विभूषण मिला है 2016। ऐसे सोनल मानसिंह जी है जो कि तमिलनाडु नहीं महाराष्ट्र के मुंबई से है। इनको पद्म भूषण मिला 1992, पद्म विभूषण 2003 में, ठीक है। टी बाला सरस्वती जी है, पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1997 में, ठीक है।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अभी देखते हैं हम कथक। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देख लिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भाई सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है शोभ नारायण जी। इनको पद्मश्री मिला था 1992 में, जो कि सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री मिला। तो इनको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे प्रमुख कलाकार हैं शोभ नारायण जी। इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला है भाई, तो बहुत अच्छे कलाकार रहे होंगे तभी इनको मिला है, तो इनको ध्यान रखना है। और सितारा देवी जी है, सुखदेव महाराज जी है, शोभ नारायण जी है, इनको याद रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी ही बात करेंगे। ऐसे ही फिर हम देखते हैं कथकली, जो कि तीसरा हमारा क्लासिकल डांस है। कथकली केरल का, केरल सॉरी, ये केरल का है स्पेशली। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख प्रमुख कलाकार जो है बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है, जो कि कुछ लिमिटेड ही है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। इसमें से जो भी प्रमुख कलाकार है, लेकिन इनको कोई भी पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म भूषण नहीं मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इस नृत्य को मुंह में 4 अलग अलग कलर लगा के फिर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, वो कलर कौन कौन से हैं? हरा, पीला, लाल और काला। ठीक है, अब अगर मैं स्पेशली उसके लिए भी बात कर लूं, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो हरा जो होता है दैवी शक्ति और सौम्य चरित्र को दर्शाता है। ठीक है, पीला जो है राजसी स्वभाव को दर्शाता है, और लाल दिव्यता या शाही को दर्शाता है, और काला जो है दुष्टता को दर्शाता है, मतलब ब्लैक तो ब्लैक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से 4 कलर होते हैं। 4 कलर को मुंह में लगा के, 4 अलग अलग कलर को मुंह में लगा के, कौन कौन से? लाल, काला और लाल, काला, पीला और हरा। ठीक है, लाल, काला, पीला और हरा। ठीक है, ये 4 कलर को लगा के मुंह में फिर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उड़ीसी, और जो हमारे बचे हुए अभी कितने 3 हो गए, 5 और बचे हुए हमारे डांस है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम और सत्रिया। ठीक है, फटाफट देखते हैं एक एक करके। देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इनके इंपॉर्टेंट जो है वो उसमें से है शोभा नायडू जी, जो पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। नृत्य कला कला शिरोमणि पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। पद्मश्री अवार्ड 2001 में मिला, और नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार, जो कि शास्त्रीय नृत्य के फील्ड में दिया जाता है, डांस के फील्ड में, नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार ये 1996 में मिला इनको। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है 1991 में। ठीक है, और फिर ऐसे दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, राधा रेड्डी जी, इनको पद्मश्री मिला 1984 में, और पद्म भूषण मिला 2000 में। और एक इंपॉर्टेंट और भी है पद्मजा रेड्डी, इनको संगीत नाट्य अकेडमी, इनको भी संगीत नाट्य अकेडमी 2015 में मिला था। और यहाँ पे शोभा नायडू जी को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1991 में मिला था। ठीक है, और कला रत्न अवार्ड भी मिला है पद्मजा रेड्डी जी को, और पद्मश्री 2002 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसमें कौन कौन से? शोभा नायडू जी, राधा रेड्डी जी, पद्मजा रेड्डी जी। ठीक है, शोभा नायडू जी को पद्मश्री नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार, नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की जो नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार जिनको मिला है, वो भी कब मिला है? 1996 में। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और हाँ, ये सारे लोग आंध्र प्रदेश से ही है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के ही है ये सारे लोग। ऐसे ही हम आगे बढ़ते और बहुत सारे लोग हैं, दो चार लोग और भी हैं, उनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कुछ एक जैसे कि जी पज्जा रेड्डी जी है, उनको भी संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट यही है, शोभा नायडू जी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी जी, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शोभा नायडू जी है, जिनको नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार मिला हुआ है 1996 में, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं ओडिसी, ठीक है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, उड़ीसी उड़ीसा का। उसके जो इंपॉर्टेंट है वो है केचू चरण महापात्र जी। इन्होंने 1994 में स्कूल ओपन किया, ठीक है, स्कूल ओपन किया 1994 में, और इन्होंने सिखाना शुरू किया। उस टाइम पे ये विलुप्त होने की कगार पे था, ठीक है। उसके बाद इनका सबसे ज्यादा श्रेय है केचू चरण महापात्र जी का। इनको 1974 में पद्मश्री और 1988 में पद्म भूषण, 2000 में मतलब 2000 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, वो है माधवी मुदगल जी। इनको संस्कृति पुरस्कार मिला है भाई, संस्कृति पुरस्कार 1984 में, ध्यान रखना है। जैसे इनको हम ध्यान रखेंगे केचू चरण महापात्र जी को, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओडिसी के लिए। संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिला है 2000 में, ठीक है। और ग्रैंड मेडल डे ला बिले, ये फ्रांस में एक पुरस्कार मिलता है जो कि 1997 में इनको मिला। सिर्फ इंडिया के यही एक ऐसे क्लासिकल डांस के हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, माधवी मुदगल जी, ठीक है। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर का है, ये 2013 में यूनेस्को कल्चर में शामिल हुआ, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, मणिपुर से मणिपुरी से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 2013 में, क्योंकि यार बहुत ज्यादा जो जरूरत नहीं है उनको याद रखने के, प्रमुख कलाकार उनके प्रमुख कलाकार जो हमसे पूछा ही नहीं जाता, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ ये पूछा जाने का चांस है 2013 में यूनेस्को कल्चर में शामिल हुआ। अगर आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन मान लो बनता है कि क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में ऐसा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को कल्चर में, आप क्या बताओगे जब आपको पता ही नहीं है। ये फिर यही पूछ ले कि मणिपुरी क्लासिकल डांस कौन से ईयर में यूनेस्को कल्चर में शामिल हुआ, नहीं पता ना, तो आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा भाई। तो आप इसको ध्यान में रखो, मणिपुरी नृत्य 2013 में यूनेस्को कल्चर में शामिल हुआ, बात खत्म है। इसके इंपॉर्टेंट कलाकार को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आ जाते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, और ये सत्रिय हमारा असम का है, ठीक है, केरल का है। इसके कुछ लोगों, कुछ कलाकार जो इंपॉर्टेंट कलाकार हैं उनको तो आप जानते होंगे, ठीक है, नाम से ही पता हो गया होगा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी जी, ये इनके मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये तो सिर्फ अभी के हैं। मोहिनी अट्टम जी जो भी रही होंगी, उनकी माता जी का नाम कलामंडलम कल्यावी अम्मा है। ये भी प्रमुख कलाकार रही है मोहिनी अट्टम की, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं सत्रिया, जो कि हमारा लास्ट 8वां क्लासिकल डांस है, वो है सत्रिया। सत्रिया जो है असम राज्य का है। ये 2000 में शामिल किया गया हमारे क्लासिकल डांस में। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये 2000 में हमारे क्लासिकल डांस में शामिल किया गया। ये अभी सबसे नया है जो कि अभी अभी शामिल किया गया है 2000 में क्लासिकल डांस में, ठीक है, सत्रिया जो कि असम का है। अब बस थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं लास्ट में फटाफट देख लेते हैं, वो है अभी भी शास्त्रीय भाषाएं, कुछ शास्त्रीय भाषाएं ऐड करी गई है, जो कि 5 नई शास्त्रीय भाषाएं ऐड करी गई। टोटल अभी 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई है। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई, अगर हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिए हैं तो शास्त्रीय भाषाओं के बारे में भी हम जान लेते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि कौन से कब, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं एक एक करके देख लेते हैं। तमिल,
2004 संस्कृत 2005। ठीक है, पहला कौन है? तमिल 2004 में घोषित हुआ। 2005 में संस्कृत, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008 में। कौन कौन से शास्त्रीय भाषाएं सबसे पहले यही शामिल हुआ? इसको लिख देते हैं, शामिल हुआ। देख लेते हैं एक बार शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी। तमिल 2004 में, संस्कृति 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में। ठीक है, मलयालम मलयालम ये कब शामिल हुआ? 2013 में। ठीक है, कितने हो गए? तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसको इरेज करके यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, उड़िया, पाली, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, असमिया, मराठी भी ध्यान रखना है, मराठी लैंग्वेज भी शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है। ठीक है, और बंगाली और बंगाली प्राकृत। ठीक है, ये कुछ भाषाएं हैं जो कि 2024 में शामिल है भाई, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2024 में कौन कौन से? ये सबसे ज्यादा, अगर अभी के लिए आप देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका प्राकृत और बंगाली, मराठी, असमिया। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ले लेते हैं ये हमारा, सॉरी 5 एड ऑन है, ये भी है 2024 में, और ये 2014 में शामिल हुआ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये पाली, असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत। ठीक है, कौन कौन से हो गए एक बार हम देख लेते हैं। संस्कृत भाषाएं, तमिल 2004 में, संस्कृति 2005 में, तेलुगु तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। सिंपल। पाली, असमिया, मराठी, बंगाली और प्राकृत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में शामिल हुआ है। ठीक है, इससे एग्जाम में जरूर आ सकता है ये, और 100% आएगा भाई। आप ध्यान में रखो, आप लिख के ले लो कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सांस्कृतिक भाषाएं जरूर पूछी जाएंगी और जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2024 में, इसके पहले एग्जाम हुआ हमारा, जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो 2021 में, 2023 से पहले, उसके पहले ही हो चुका, 2024 के पहले ही सारे एग्जाम हो चुके। उसके बाद रेलवे का कोई एग्जाम नहीं हुआ है ऐसा कि जिसमें इसको पूछ सके ऐसे 10th बेस पे, 10th लेवल के एग्जाम पे। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना। पाली 2024, असमिया 2024, मराठी 2024, बंगाली, प्राकृत। भाई बहुत इजी है, प्लीज आप इसको रट लेना, रट लेना। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत। लेकिन आपके क्वेश्चन इसी में से बनने वाले हैं कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। मान लेते हैं संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और बंगाली दे दिया गया, फिर आपको बोला जाएगा ऐसा कौन सा है जो सबसे अभी अभी शामिल हुआ है, सबसे पहले अभी अभी जो शामिल हुआ है वो कौन सा है। और फिर या फिर आपको ऑप्शन दे दिया गया तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, मराठी, प्राकृत। फिर इसमें पूछा जाएगा सबसे पहले ऐसी कौन सी संस्कृत भाषा है जो शामिल हुई है। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं में कौन सी शामिल है, तो आपको क्या बताना है? तमिल। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लिख लो, इंपॉर्टेंट। 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो सॉरी इसको ध्यान में रखो। यहीं पे हमारी क्लास होती है खत्म। ठीक है, अभी अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र। ठीक है,
ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करिए और ऐसे ही देखते रहिए। और एग्जाम पे पूरा ध्यान रखिए भाई, फालतू की वीडियोस पे मत जाइए। एक एक दो दो घंटे की वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इधर उधर की बातें होंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। आपके लिए कुछ भी नहीं रहने वाला है ऐसा कि जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। आप खुद सोचो यार, जितना पढ़ा हो इसमें से ऐसा क्या लगता है कि कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला? और क्या ऐसा कुछ रहा है कि जो याद करने लायक नहीं? एक बार में बोल सकते हो पाली, असमिया, मराठी, बंगाली, ये जो है अभी अभी एड ऑन हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल 11 भाषाएं हैं, ये लिख लो, टोटल 11 भाषाएं। लेकिन हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूं, पहली क्लास से ही एक बात बोलता आ रहा हूं कि आप लोग भाई नोट्स बनाने के पीछे मत भागो। अगर नोट्स ही पढ़ना है, बना के आपको नोट्स ही पढ़ना है, तो यार मार्केट में बहुत सारी बुक पड़ी है भाई, उसको पढ़ते बैठो आराम से, खूब डिटेल में पढ़ो। मैं वही कम करने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, उसके लिए मैं हेल्प करने के लिए आया हूं भाई। मैं हेल्प ही कर रहा हूं आपकी कि शॉर्ट में आप जितना हो सके, जितना कम, जितना जरूरी चीजें उसको मैं निकाल के लेके आ रहा हूं। समझ रहे हो? तो सिर्फ आप यही देखो और एग्जाम में जाओ। 100% मेरी गारंटी है भाई कि इससे बाहर जो आज की क्लास में हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।